आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो शख्सियत उर्दू अदब में निस्वानी आवाज़ की नुमाइंदगी करने वालों की फहरिस्त में सबसे तवाना आवाज़ है, जो न सिर्फ उर्दू अदब में ख़वातीन के मसाइल को मुसलसल उजागर कर रही हैं बल्कि हुकूक़ निस्वा के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं, चाहे अदब का मजाल हो या दिगर शुबा ज़िंदगी। उन्होंने ख़वातीन के हर मौजू पर बात की है, नज़्म की ज़बान में हो या नसर की ज़बान में, हर जगह उन्होंने ख़वातीन की बेहतरीन नुमाइंदगी की है और आज भी कर रही हैं। उनकी निस्फ दर्जन से ज़ायद किताबें मंसर आम पर आ चुकी हैं और साल के आखिर तक मज़ीद 2 किताबों के मंसर आम पर आने की उम्मीद है। बेपनाह सलाहियत की मलिका, कामयाब मुअल्लिमा और आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा व शायरा मोहतरमा फौजिया नसीम मुग़ल साहिबा आज हमारी मेहमान खुसूसी हैं। मोहतरमा नसीम मुग़ल एक तरफ जहाँ लड़कियों की दरसो तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दे रही हैं, वहीं अंजुमन फ़रोग़ उर्दू जम्मू और ज़िया फाउंडेशन जम्मू की सदर की ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं। हमारी और अदबनामा के चाहने वालों की खुश नसीबी कि आज वो हमारे साथ हैं। मोहतरमा फौजिया नसीम मुग़ल साहिबा, अदबनामा के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपकी दावत दी, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपने अदबी सफ़र का पेश कर लूं, अदबी सफ़र के बारे में भी कुछ कहूं और अपने बारे में भी, और अपने जो कुछ भी लिखा है मैंने उसके बारे में भी आपसे बात करूं। जी बिल्कुल। फौजिया नसीम साहिबा, इससे पहले कि मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, एक नज़्म है आपकी तलाश के नाम से, जिसे आपने ही अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है, वो हम अपने नाज़रीन को आपकी इजाज़त से सुनाना चाहेंगे, फिर उसके बाद कुछ अदबी बातें करेंगे। मोहतरमा फौजिया नसीम की नज़्म तलाश, आपकी समातों की नज़र, चलाइए। मैं, मेरी ज़मीन और वो, मुझे भेड़ियों के शहर में ऐसे भेड़िए की तलाश है जो इत्मीनान दे मेरे कल्ब को, जो सुकून दे मेरी रूह को। मेरा कल्ब है भटका हुआ, मेरी रूह भी बेचैन है, किसी ऐसे आसरे की तलाश है जो मेरी ही तरह कर्ब में हो, जो मेरी तरह हमदर्द हो, जिसके जज्बे अभी गर्म हो, जिसका दिल भी अभी नर्म हो। उसी भेड़िए को मैं ढूंढती, कभी तो वो मुझे मिले जो दूसरों से जुदा लगे, किसी नस्ल का, किसी कौम का, किसी रंग का, किसी मुल्क का, मुझे इससे गरज नहीं। वो भेड़िए के रूप में इंसानियत का रूप हो, हकाइक का परस्तार हो, ईमान जिसका आज़म हो, जिसे कोई आलूदगी न छू सके, वो हर गर्द से बचा रहे। उसी भेड़िए की तलाश है जो गूंगा न हो, बहरा न हो, अंधा न हो, जो जिए तो बस आज में, जो बेकसूं का सहारा बने, जो बेज़रों का आसरा बने, जिस पे मौसमों का नासर हो, जिसे अपनी ही कब्र की फिक्र हो, जिसे दुनिया का गम न हो, जिसे रवायतें न छू सके, जिसे रोज़ महशर में पुकार लो। उसी हमदर्द की तलाश है मुझे भेड़ियों के शहर में, मेरे हम सफ़र की तलाश है जो मिला मुझे बहुत देर से, जिसे गर्ज मुझसे न कभी रही, जो दूसरों के कल्ब में था, वो भी दूसरों का हमदर्द था। मगर ये क्या हुआ कि वो भी न रास आ सका। शहर के सारे भेड़िए उस पे जब टूट पड़े, जो न झूठा था न ही बेदर्द था। मेरे सारे कबीले के लोग भी इसी सियासत में शामिल रहे। अब कोई इस शहर में मुखलिसीन का न दावा करे। मोहब्बतों की नवीद से सारी ज़मीं लरज़ गई। सारे के सारे भेड़िए अपने बिलों से निकल पड़े। उसी मुखलिस के कत्ल में सभी भेड़ियों के झुंड लगे। कोई अपने कुंबे के पाले हुए,
जिन्हें खुद मैंने निवाले खिलाए हुए, वो नाशुक्रे सारे के सारे नंगे हो गए सामने हमारे। क्यों उन्हें शर्म न आई, क्यों उन्हें अंधा कर गई। आदमखोर हर जगह पाए, अभी तलाश मेरी खत्म न हुई। तेरी मोहब्बत की कायनात में मोहब्बत के लिए तरस गई। मुझे उस भेड़िए की तलाश है जो सबसे अलग अपना सा लगे। उसी भेड़िए को मैं ढूंढती, कहीं तो उसका निशा मिले। थक हार के मैं बैठ गई उन्हीं भेड़ियों के दरमियां, कभी मुझ पे हंसते हुए, कभी मुझ पे रोते हुए। मेरे भेड़ियों के झुंड में अपने से भेड़िए तलाशती रही। मेरी आंखें भी नम हुई, मेरी रूह भी जख्मी हुई। मेरे बदन पे खरोंचें लगी, मेरे कबीले को खुशी हुई। सभी भेड़िए टूटे तो इंसानियत का निशान था। मुझे उस भेड़िए से अलग किया जो मेरी तरह भेड़िए के रूप में इंसानियत का रूप था, इंसानियत का रूप था। मोहतरमा फौजिया नसीम साहबा, जब मैं पहली बार इस नज़्म को सुन रहा था तब भी मैं जुमूद की कैफियत में था और अब भी हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि इस नज़्म के बारे में, इसके पस मंज़र के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। ये मैंने 2008 में लिखी थी जी। जब यहाँ जम्मू के हालात थोड़े खराब हो गए तो नारे लगने लगे, तो उस टाइम मुझे ख्याल आया कि नहीं, इस तरह का एक मंजर पेश हुआ। तो उस टाइम उन हालात को देख के मैंने ये लिखा अपनी जमीन पे कि मेरी जमीन ऐसा पुकार रही है, एक मदर की तरह पुकार रही है जी। और ये कह रही है कि मुझे भेड़ियों के रूप में कि भेड़िए की तलाश है। तो फिर जिस वक्त इंसान इंसानियत से गिर जाता है जी, इंसान होने का सबूत नहीं पेश करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये कलम उठता है और उस पे लिखना शुरू कर देता है। तो कुछ जी, पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुंचता, जी। एक सोच को लेकर। फौजिया नसीम साहबा, आपकी बेशतर तसानीफ में ख़वातीन के मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। क्या आप हमारे नाज़रीन को ये बताएंगी कि मौजूदा वक्त में ख़वातीन की खुद मुख्तारी का जब अलम बुलंद करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे में ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ख़वातीन के मसाइल कभी ख़त्म होते नहीं है। यहाँ तक जितनी भी तरक्की कर ले तो उसके मसाइल डबल ही होते जाते हैं। अच्छा। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए तो एक मसला अगर घर का हल भी हो जाता है, छोटी छोटी बातें जिनको हम मसाइल कहते थे पहले टाइम में, वो इतने बड़े मसाइल नहीं थे। अच्छा। जितने बड़े मसाइल आज कल, जैसे पढ़ लिख के एक लड़की जो है बड़ी पोस्ट पे भी होगी, एम्पावरमेंट की बात जब हम करते हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर से अकेली हो जाती है जी। उस नाम और शोहरत के साथ भी वो अपने आप को एक मशीन की तरह ही समझती है कि मुझसे काम लिया जा रहा है। बेशक मैं इस वक्त अपने मर्जी से अपने कपड़े पहनती हूँ, अपनी मर्जी से खाना खाती हूँ, अपनी मर्जी से बाहर निकलती हूँ, लेकिन वो मर्जी भी नहीं होती है, वो एक किस्म की पाबंदी होती है उस पर। अच्छा। उसको लाना है, कमाना है, खिलाना है, अपने आप को अपडेट रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं के वहीं उससे ज्यादा बड़े मसाइल पैदा भी होते हैं। जी। उर्दू अदब में निस्वानी आवाज़ की नुमाइंदगी धीमी पड़ती जा रही है। क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि उर्दू अदब में ख़वातीन की नुमाइंदगी कम हो रही है? बिल्कुल, पहले से ही कम थी, लेकिन हमारी रियासत में तो वैसे ही कम थे। तो उर्दू का जहां तक ताल्लुक है तो उर्दू वैसे ही कम हो रही है, ख़वातीन की बात ही नहीं। ये तो वैसे ही एक ऐसा लिखना या शायरी करना एक ऐसा फन है जो औरतों को एक अजीब सी मखलूक बना देता है जी। कि आम सी एक औरत जिससे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ
खाना बनाए, बच्चे संभाले, घर में रहे, उस पे एडिशनल जब वो काम भी करती है, जॉब करती है, कमाती है, उसके बाद अगर ये लिखने का भी वो एक और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी जो है वो उस पे आ जाती है, हिचकिचा जाती है। पहले से ही वैसे सारी डरती थी अपने नाम से, जो जो लिखती थी वो भी दूसरे नाम से लिखती थी, अपने एक नाम से नहीं। तो मैंने कोशिश की कि लिखूं, और बहुत सारा जो है जो लिखा हुआ था 15-20 साल जो मैंने छुपा के ही रखा था, कहीं ऐसा ना हो कहीं कोई गलत इसका मतलब ना लगे। अच्छा। तो आज भी उस हिसाब से लिखने में क्या है कि उर्दू अदब जो है इसमें काफी इंसान को, उर्दू एक बहुत शाइस्ता, बहुत खूबसूरत जुबान है, और इस जुबान को इतनी ही खूबसूरती से अदा भी किया जाना चाहिए, इतनी खूबसूरती से इसको समझने की जरूरत है। तो वो जो लोग समझते हैं उर्दू को, जो इसकी इज्जत करते हैं, वो शायद लिख पाए आगे। तो नई जनरेशन से मिलते हैं हम लोगों को, तो पैसे ही कम हो गया है। कुछ ही खितों की जुबान रह गई है यहाँ पर भी, जैसे हमारी चिनाब वैली की बात है, वहाँ उर्दू अच्छी पढ़ी जाती है, लिखी जाती है। पुंछ, रजौरी, पंजाबी है, कुछ भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तो बहुत कम। यहाँ जम्मू में तो बहुत कम स्कूलों में भी ये उर्दू पढ़ाई जाती है। अच्छा। ख़वातीन के एक तबके का ये ख्याल है कि उर्दू अदब में मर्दों का गलबा है, उन्हें ज़्यादा मौक़े फ़राहम न किए जाने का शिकवा है। क्या आप भी ये मानती हैं कि ख़वातीन को ज़्यादा मौक़े फ़राहम नहीं किए जा रहे हैं, और इस तरह की सूरत हाल से आप भी दो चार हुई हैं? जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर किसी ने सुना तो वो मर्दों ने ही सुना अपनी। बहुत बार तो ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, करो करो तारीफ इनकी, अपनी मुखालफत करो, सुनो और तालियां बजाओ, ये मर्दों के खिलाफ लिखती है। तो ऐसा नहीं है, मर्दों ने मुझे सुना, मर्दों ने ही मुझे परवान चढ़ाया। जब मैं लिखती थी, तो जब बदरवा थी मैं, तो लिखती थी और रखती थी। अच्छा। स्पीचेस वगैरह तो देती थी, लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, या किसी और कोई मुझे कहते थे कि आप कुछ बोलो, तो जनरल टॉपिक्स पे बोलती थी। इस तरह के नहीं, कभी कभार बोल लेती थी। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई, तो जब लोगों ने मुझे सुना, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैं नहीं मानती कि मर्दों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ही एनकरेज किया। जब उन्होंने सुनी मेरी बातें, जब उन्होंने मेरा लिखा हुआ सुना, तो उन्होंने मुझे बहुत, यहाँ अदबी कुंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, काफी पुरानी है, तो उन्होंने मुझे शाम तालिब साहब ने कहा कि हमारे वहाँ आ जाए कभी, हम संडे को वहाँ स्कूल में देखते हैं, तो आप मैं वहाँ जाने लगी संडे। तो मुझे बहुत ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ स्कोप है, अगर औरत बोले तो सुनने वाले हैं। अच्छा। और ये जो अदबी माहौल होता है, इसमें ये बहुत खूबसूरत माहौल होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा। आपको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत मुझे आगे बढ़ने में मदद की। अच्छा। शाम तालिब साहब ने। तो अर्श शहबाई साहब के पास उन्होंने एक बार मुझे सुना, तो बहुत खुश हो गए, कहने लगे मेरे पास, अपना कार्ड दे दिया, कहा कि मेरे पास आ जाए, तो मैं तुम्हारी जो मैं नज़में, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करती थी मेरी नज़में। सभी लोग तो गजल में, उन्होंने कहा थोड़ा सा गजल में तुम्हें कमजोर है, तो मेरे पास आए। यही ऐसे ही थी, मुझे स्कूल वगैरह स्टूडेंट्स में ही ज्यादा बिजी रहती थी, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास आए। खुर्शीद काज़मी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरी नज़में बहुत अच्छी लिखती हो, तुम नज़मों में बहुत नाम कमाओगे। तो अर्श साहब से मिली, फिर अर्श साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया। अर्श शहबाई साहब मरहूम, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें बहुत सारे अवार्ड मिलने चाहिए थे, तुम पहले क्यों नहीं आई, तुम्हें मैं
थोड़ा सा हेल्प। मैंने कहा मैं अपनी जॉब की वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, जो लिखती हूँ रख देती हूँ, जिससे हूँ रख देती हूँ। तो जी। उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक मुशायरे में प्रितपाल सिंह बेताब साहब ने, बहुत बड़ा नाम है उनका, हम्म। मुझे बहुत मेरी तारीफ करके कहा कि नहीं नज़्म में तुम्हारा बहुत कोई मुकाबला नहीं है, आगे बढ़ो, नज़्में लिखा करो, क्योंकि बहुत कम ख़वातीन लिखती हैं और नज़्में तो बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं, कोई आजकल गज़लें लिखते हैं। जी। तो तुम नज़्म को कंटिन्यू करो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने मुझे बहुत अच्छे मौके फराहम किए। अच्छा, कुछ और सवालात इंटरव्यू में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले फौजिया जी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना कोई ताज़ा कलाम हमारे नाज़रीन को तोहफे में अगर पेश करें तो मेहरबानी होगी। एक गजल पेश करना चाहूंगी। जी इरशाद। ये जिंदगी है दर्द की तस्वीर हो गई। क्या बात। ये जिंदगी है दर्द की तस्वीर हो गई, ऐसा लगा कि वादी कश्मीर हो गई। क्या बात है। ऐसा लगा कि वादी कश्मीर हो गई। किस दर्जा तेज हो गई है दिल की धड़कनें, किस दर्जा तेज है दिल की धड़कनें, जब किसी के आने में ताखीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। दिल में ख्याल आया जी, ये सब गलत हुआ। दिल में ख्याल आया ये सब गलत हुआ। ये सब गलत हुआ जी। हर बात दिल की खत में जब तहरीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। हर बात दिल की खत में जब तहरीर हो गई। बहुत खूब। रुसवाइयाँ मिली हैं मोहब्बत की राह में। जी जी। रुसवाइयाँ मिली हैं मोहब्बत की राह में जी। ये कम है मेरी इससे है तशहीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। ये कम है मेरी इससे तशहीर हो गई। शुक्रिया जी। दरकार मुझको कुछ नहीं जी। उनके सिवा जिया। जी। दरकार मुझको कुछ नहीं उनके सिवा जिया। जी। वो मिल गए तो ख्वाब की ताबीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। वो मिल गए तो ख्वाब की ताबीर हो गई। बहुत खूब, बहुत। गुजरे हैं जिस भी रह गुजर से वो कभी जिया। जी। गुजरे हैं जिस भी रह गुजर से वो कभी जिया। जी जी। जो जेरे पाथी मिट्टी वो अक्सर हो गई। क्या बात है, बहुत। जो जेरे पाथी मिट्टी वो अक्सर हो गई। बहुत खूब। मोहतरमा फौजिया, ख़वातीन के मसाइल पर बहुत कुछ लिखा गया है। लिखने वालों में मर्द हजरात की तादाद औरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, लेकिन अदीबा होने के नाते जब आप उन तख्लीक़ात को पढ़ती हैं तो क्या किसी कमी का एहसास होता है? जी होता है। जी। मेरे पास नहीं है, मैंने एक गजल लिखी है इसी पे कि मेरे गेसों मेरी आंखों मेरी नाक मेरे नक्शे मेरे होंठों मेरे जिस्म हर एक चीज की तारीफ हर शायर ने की है। जी। लेकिन मुझे गिला इस चीज का है कि कभी किसी शायर ने मेरे दिमाग के बारे में नहीं लिखा, मेरे जहन के बारे में नहीं लिखा। जी। मेरी जहनी खूबसूरती के बारे में नहीं लिखा। जी। तो इस चीज का मुझे गिला है कि औरत की खूबसूरती उसके जहन में है, उसकी खूबसूरती जाहिरी खूबसूरती में नहीं है। जो देखा भी गया है और परखा भी गया है कि जहनी खूबसूरती ही असली खूबसूरती होती है। तो अगर जहन को मद्देनजर रखा जाए या रूह को रखा जाए तो उस पे लिखा जाए, तो उस पे काम हो तो वो ज्यादा बेहतर। जी। उर्दू ज़बान व अदब की मजमूई सूरत हाल के हवाले से एक सवाल मेरा ये है कि जो मजमूई सूरत हाल है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानती हैं कि नई नस्ल उर्दू से दूर हो गई है? जी, नई नस्ल को उर्दू से दूर मैं अब क्या कहूँ कि हो गई है या करवाया गया है। जी। उर्दू से दूर करवाया गया है, क्योंकि जब हम ये हर वैसे कि हर कंट्री में ही होता होगा, हम पे अंग्रेजों की हुकूमत रही है, अंग्रेजों ने यहाँ इतने साल हुकूमत की है और गुलाम बना के रखा है, तो हमारी हर चीज में उन्हीं का कल्चर चल रहा है। तो वो हमने उस टाइम भी अगर आज़ादी के बाद कहीं न कहीं उर्दू हिंदी संस्कृत पे जोर दिया होता तो शायद, लेकिन तब बहुत सारे लोग पढ़ते थे, उर्दू पढ़ते थे, उर्दू समझते थे। आज उर्दू समझने वालों की भी कमी है,
अगर हमने आज उर्दू देना है तो हमने उर्दू आम फहम ही देना होगा। आम फहम जिस तरह से आज तो वो धोती वगैरह कोई पहनता नहीं है, तो जिस वक्त हमें लिबास अंग्रेजों का आ गया, हमें खाने पीने की आदत तो अतवार भी उनके ही आ गए हमारे में, तो इसी तरह इंग्लिश भी जो है हमें विरसे में मिल गई। हम इसी को समझते हैं, हम मॉडर्न हैं। तो उर्दू को ऐसे अगर आज कोई पीएचडी करता है या एमए उर्दू करता है तो ऐसे लगता है कि उर्दू जो है ये नालायक स्टूडेंट रहा होगा इसलिए उर्दू में आगे चला गया। तो इसको इस नजर से देखते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है उर्दू वालों ने ही उर्दू का किया। क्योंकि जो रोटी खा रहे हैं उर्दू की, वो उर्दू को हकीर समझ रहे हैं। वो उर्दू कहने में, उर्दू में बात करने में उनको शर्म महसूस हो रही है। तो इस वजह से ये पिछड़ती गई। हालांकि इसका ये हमारी जुबान थी, हमारे हिंदुस्तान की जुबान थी, हमारी आज़ादी दिलवाई इस जुबान ने। इसने बहुत कुछ सहा इस जुबान में, और फिर भी ये तरक्की करती गई। और अगर अब भी इसको संभाला जाए तो असल बेसिक ये जो है जुबान जो है अगर समझा जाए तो हमारी हिंदुस्तानी जुबान ही उर्दू है। उर्दू की पैदाइश यहाँ हुई, उर्दू पनपी यहाँ पे, और उर्दू ने ही हमें और सबको संभाला। आज़ादी का भी जो ख्वाब था वो उर्दू के जरिए ही पूरा हुआ। मोहतरमा फौजिया, आपने जिस सच्चाई का एतराफ़ किया है उसके बाद एक सवाल बर्दाश्त कीजिएगा। एक बच्चे की पहली दरसगाह या तरबियतगाह माँ की गोद होती है। वालिदैन को चाहिए था कि वो अपने बच्चों को बचपन में ही उर्दू ज़बान के करीब लाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि क्या नई नस्ल की उर्दू से दूरी के असबाब में वालिदैन की अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ न निभाना अहम वजह मानती हैं आप? वालिदैन भी क्या करने, वालिदैन का कुछ नहीं, इसमें कोई रोल नहीं है। अब मैं अपनी बात, अपने घर की बात बताती हूँ। मैं हमारे घर, मेरी दादी भी एक शायरा थी, वो कश्मीरी में लिखती थी। वो जनाब वैली की पहली साहिब किताब खातून है। तो जब वो लिखती थी तो वो कहती थी कि बच्चों, मुझे लिखवाने के लिए, कश्मीरी लिखवाने के लिए कहीं जाना पड़ता है, किसी और से लिखवाना पड़ता है। जिसका ये नुकसान हुआ कि उन लोगों ने मेरी दादी का कलाम जो है वो अपने नाम से छाप दिया। चेंजेस थोड़ी बहुत की होंगी। तो वो कहती थी कि आप मेरा लिख नहीं पाते हो, इतनी डिग्रियों का क्या फायदा आप लोगों के, आप मेरा ये नहीं लिख पाते हो और मेरा कलाम ऐसे चोरी हो जाता है। तो मेरा बेटा कहता है, मम्मा आप इतना कुछ लिखती हैं, आप कितनी बदकिस्मत हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे, हिंदी उनका वो था, उनकी लैंग्वेज हिंदी थी, तो वो उर्दू नहीं पढ़ पाते थे। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हम नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि स्कूल का ही वही चक्कर है कि जिन स्कूल में उर्दू है तो वहाँ हम गवर्नमेंट स्कूल में हम चाहते नहीं है वहाँ अपने बच्चों को एडमिशन वहाँ नहीं करवाते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। तो इससे भी दूर हो जाते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स भी क्या करें, कंपटीशन है। तो अगर घर में ही उनको सिखाया जाता तो शायद, लेकिन इसका फ्यूचर भी नहीं ना है जी। फ्यूचर इस वजह से नहीं है कि हमें जॉब्स में मुश्किल आती है। अब आप उर्दू लेके चलोगे तो आपको कौन नौकरी देगा। तो इस वजह से भी उर्दू जो है पीछे हो रही है उस हिसाब से जी। जिसको खुद ही उर्दू से इश्क होगा, उर्दू से प्यार होगा, वो खुद ही कहेगा। तो बच्चे के पास इतना कुछ नहीं होता है और पेरेंट्स के पास भी ऑप्शंस नहीं होते हैं जी। इतने सारे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू के अच्छे टीचर्स मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उनको गुजारा करना पड़ता है। मोहतरमा फौजिया, इन दिनों जो मुशायरे हो रहे हैं, चूँकि आप शायरा हैं इसलिए ये सवाल ज़्यादा अहम है आपके लिए, कि इन दिनों जो मुशायरे हो रहे हैं जिन्हें स्टेज मुशायरा कहा जाता है, जिसके कन्वीनर बिजनेसमैन या सियासी रहनुमा होते हैं आमतौर पर, जहां उर्दू का कम और शायरों का बड़ा माली फ़ायदा होता है। ये तस्वीर मीर गालिब के शहर में होने वाले मुशायरों की है जो हमने आपके सामने रखी, आपने देखी भी होगी। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जो मुशायरे होते हैं क्या इससे मुख्तलिफ होते हैं, या जो कुछ दिल्ली और मीर गालिब के शहर में हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है?
यहाँ जो मुशायरे होते हैं हर एक अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से कर लेता है जी। वो यहाँ पे उस हिसाब के उस एंगल के होते भी नहीं है। एक है हमारे पास यहाँ कल्चरल एकेडमी जो है जो मुशायरे वगैरह करवाते हैं, यहाँ तो सेक्शन भी नहीं है, वहाँ पे उर्दू सेक्शन भी नहीं है। तो ये भी एक कमी होती है। उर्दू की एकेडमी हो तो फिर भी मुशायरे वगैरह करवा लेते हैं, तो यहाँ तो कभी कभार किसी की याद में करवा दिया मुशायरा, या पहले एक वुमेन डे पे होता था मुशायरा 8 मार्च को, तो वो भी 2-3 साल से बंद कर दिया। तो जब इनकी मर्जी होती है तो तब करवा लेते हैं, तो आम लोगों को उस हिसाब से बुलाना इनको मुश्किल हो जाता है, उस हिसाब से मुशायरे नहीं होते हैं जिस तरह से। जैसे अगर आप कुल मुशायरे की ही बात कर लें तो वो कौन लोग वहाँ पे सिफारशी लोगों को ही वहाँ पे पहुंचाया जाता है मुशायरों में। तो ये ध्यान दिए बगैर कि हमारा मुशायरा कामयाब होगा नहीं होगा, हम ऐसे शोरा को आगे ला रहे हैं। पिछले कुलहीन मुशायरे की ही बात करें, कहीं फेसबुक से ही वो सोशल मीडिया से ही कहीं 4-5 लोग लाए थे। फिर जिस वक्त वो यहाँ एक लड़का वो पढ़ रहा था अपनी कोई गजल, अपनी कहाँ थी वो, किसी पाकिस्तान की किसी की थी जी। तो उसी टाइम वो हो गया, एक्सपोज भी हो जाते हैं। तो इस तरह की आजकल ये जो है दूसरे का कलाम पढ़ना, तो वाहवा जो है वो बटोरना, तो इस तरह का एक तो ये बिजनेस बन गया हुआ है। तो सस्ती शोहरत भी मिलने लगी है, बहुत आसानी से लोगों को शोहरत भी मिल रही है। मुताला बहुत जरूरी है। ये जरूरी है देखना कि सचमुच शायर अपना कलाम पढ़ रहा है या किसी की नकल कर रहा है या किसी और का बता रहा है फेसबुक पे या कहीं और। बहुत सारी साइट्स हैं सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, तो वो उनको ही शायर समझते हैं आजकल जी। ये शायर असली शायर जो हैं वो कहीं बेचारे बंद ही रहते हैं। मोहतरमा फौजिया नसीम, चूँकि हमारे पास सवालात की एक लंबी फहरिस्त है लेकिन वक्त की किल्लत है, इसलिए मज़ीद सवालात की गुंजाइश रही नहीं। अलबत्ता आपको एक बार फिर एक और नज़्म या गज़ल के लिए दावत दे रहा हूँ, इसी के साथ हम इंटरव्यू करेंगे और ये तोहफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए आपका यादगार होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं एक नज़्म सुनाना चाहूँगी। नज़्म है वक्त। मैं 21वीं सदी की जुलेखा जी, क्या तुम खुद को बचा पाओगे? अच्छा। या रावण की तरह फिर किसी सीता को धोखे से फंसाओगे? या लक्ष्मण की तरह मेरा नाक काटोगे? अच्छा। या राम की तरह मेरी अग्नि परीक्षा लोगे? क्या बात। या इब्राहिम की तरह मुझे अपनी औलाद के साथ सहरा में अकेला छोड़ जाओगे? अच्छा। या कृष्ण जी की तरह सिर्फ मेरे साथ रात रचाओगे? या बाबा आदम की तरह ही अम्मा हवा का साथ निभाओगे? अच्छा। अपनी जन्नत छोड़ आओगे? क्या बात। जहाँ से सफर शुरू किया था वैसे ही मेरे साथ साथ रहोगे? अच्छा। तुम अगर यूसुफ हो तो अपने कुर्ते का जायजा भी लो। अच्छा। हाँ जी। मुझ पर तोहमत लगाने के लिए पूरा मुआशरा ही काफी है। बहुत खूब। आज उस मरियम के पेट से पैदा हुआ ईसा पैदा होते ही अपने पैदा होने की गवाही भी नहीं दे सकता। और हाजरा के बेटे इस्माइल के पाँव के नीचे से जमजम भी नहीं फूट सकता जी। मैं तो आज भी कूफा के मैदान में सर नंगा करके खुले आसमान के तले अपने आप पर और अपनों पर चीख कर मातम कर रही हूँ। क्या बात है। मैं दरियाए फरात के किनारे खुद अपना खीमा गाड़े वक्त की यजीद और उसकी फौज से पानी के चंद कतरों की तलबगार हूँ। यजीद से मुझे किसी भी कतरे की उम्मीद नहीं, क्योंकि खुलफाए वक्त में मेरे प्याले में भी छेद कर रखा है। क्या और मेरे हाथों को भी बांध दिया है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी नज़म है, बहुत अच्छी तस्वीर कशी भी है। मोहतरमा फौजिया नसीम साहबा, आपने हमारे तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ उर्दू अदब की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा किया है, उम्मीद है उर्दू बिरादरी उस पर ध्यान देगी और उसके हल के लिए कोई रास्ता निकालेगी। इसी नेक उम्मीद के साथ अदबनामा का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।